नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विद श्याम में आपका स्वागत है। और हमारा आज आगे वाला वीडियो, जो हम पिछले वीडियो में फर्स्ट यूनिट मनोविज्ञान की जो फर्स्ट यूनिट थी बाल विकास, उसके पर अध्ययन कर रहे थे। और हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी, जेम्स डेवर की, हरलॉक की, क्रो एंड क्रो की, फोवेल की। और उसके बाद में हमने बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर भी देखा था कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है। उसके बाद में हमने पढ़ा था हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता, वो आगे भी बढ़ता है। उसके बाद उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी: आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों की लुप्तता और नए चिन्हों का विकास। उसी क्रम में आगे सब। उसके बाद एडरसन 1974 में परिभाषा दी कि विकास है वो अनेकानेक संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक प्रक्रमों के समय की एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब इस प्रकार की एक जटिल प्रक्रिया जिनसे गुजर कर वो क्या है, इसमें मतलब ऊंचाई, कुंच में वृद्धि होना या योग्यता में वृद्धि, मात्रा में, अब तो इस प्रकार की अनेक जो प्रतिक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया, उनसे वो वृद्धि करता है। उसके बाद में मुनरो के अनुसार है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। मुनरो के अनुसार वो परिवर्तन की वो श्रृंखला है जो बालक बचपन से जैसे उनका विकास होता है, उससे लेकर जैसे गर्भ में उनका विकास होता है, उनसे लेकर लास्ट प्रौढ़ावस्था तक जो परिवर्तन होते हैं, वो जो प्रगति से दशा गुजरती है वही क्या है, बाल विकास कहलाती है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती रहती है। मतलब व्यक्ति में निरंतर प्रगति होती रहती है, निरंतर परिवर्तन प्रकट होते रहते हैं, वही क्या है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार कहा गया। और जेम्स ड्रेवर के अनुसार इस चीज़ का वर्णन किया गया। उसके बाद में जो विकास है उसकी गणित की अगर देखा जाए तो उसकी परिभाषा क्या है, विकास की गणित की भाषा में अगर उसकी परिभाषा देखी जाए तो वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता प्लस वातावरण, ये इन चारों चीज़ों के समायोजन से अगर ये चारों चीज़ों एकदम परफेक्ट गुण हैं तभी क्या है, विकास एकदम संभव है। तो विकास की गणित की भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी परिभाषा इसकी ये बनती है: वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता और वातावरण। इसके बाद में विकास और अभिवृद्धि में अंतर। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। और तो अभिवृद्धि है वो एक निश्चित आयु तक चलती है, अभिवृद्धि है वो एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाला है, विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद ये एक संकुचित अवधारणा है, और जबकि विकास है वो एक व्यापक है। ये एक संकुचित है अभिवृद्धि, और विकास है वो व्यापक है। ये विकास है वो शारीरिक होता है, और अभिवृद्धि है वो शारीरिक होती है। विकास है वो आंतरिक और बहुपक्षीय होती है, जो दोनों प्रकार से होती है। तो अभिवृद्धि है उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, वो किसी भी क्रम में हो सकता है, लेकिन जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। अभिवृद्धि को मापा और तोला जा सकता है, व्यवहार के आधार पर महसूस किया, विकास को व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है, उसको मापा या तोला नहीं जा सकता। और अभिवृद्धि में परिवर्तन वृद्धि सूचक होते हैं, इसमें परिवर्तन वृद्धि सूचक भी होते हैं और हास सूचक भी, दोनों, इसमें वृद्धि भी और हास दोनों सूचक होते हैं। इसमें स्पष्ट दिखाई देता है और विकास में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। विकास का हिस्सा होती है, वृद्धि है वो विकास का हिस्सा होती है, ये याद रखना आपको। वृद्धि है वो किसका हिस्सा होती है, विकास का हिस्सा होती है। और स्वतंत्र विकास है वो स्वतंत्र एवं चहुमुखी होता है, ये अभिवृद्धि पर प्रभावित नहीं है, लेकिन अभिवृद्धि है वो विकास का हिस्सा है। स्वरूप बाह्य होता है अभिवृद्धि का, और विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि में कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन विकास का कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है, ये इसको आप याद रखना। ये भी आ सकता है कि अभिवृद्धि में लक्ष्य होता है कि नहीं होता है। परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, अभिवृद्धि के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक होते हैं, और विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। रचनात्मक भी हो सकते हैं और विकासात्मक भी हो सकते हैं। अभिवृद्धि में व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं, और जबकि विकास में व्यक्ति के कार्य पक्ष में संबंधित होते हैं। तो ये था विकास और अभिवृद्धि में अंतर, की दोनों में किस प्रकार के अंतर है। अब अलग अलग अभिवृद्धि में विकास के सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहला सिद्धांत विकास की दिशा का सिद्धांत। मतलब विकास है वो कौन सी, किस दिशा के अंदर विकास करता है, किस दिशा में वो बढ़ता है, तो उस पर अलग अलग हैं। तो विकास के सिद्धांत, तो पहला है विकास की दिशा सिर से पैर की दिशा में होता है। मतलब विकास का जो पहला सिद्धांत, अभिवृद्धि में विकास के सिद्धांत पहला है कि विकास है जो सिर से लेकर पैर की तरफ होता है। इस प्रकार के विकास को मस्तकोमुखी कहते हैं।
और एवं केंद्र से पीढ़ीय विकास कहते हैं, इसे केंद्रीय पीढ़ीय भी विकास कहा जाता है। दूसरा, वृद्धि व विकास गति एवं दर एक सी नहीं रहती, मतलब वृद्धि और विकास की गति वो एक समान नहीं रहती। तो विकास यूँ तो बराबर होता रहता है, पर गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। विकास तो क्रमबद्ध चलता रहता है, लेकिन उसकी वृद्धि कम ज़्यादा हो सकती है। कौन सी अवस्था, जैसे मतलब शुरुआत में बालक का विकास तेज होता है, फिर बाद में बीच में बाल्यावस्था में कुछ कम हो जाता है, फिर तेज, इस प्रकार इसकी गति है वो परिवर्तन होती रहती है। विकास क्रम का सिद्धांत, गामक और भाषात्मक विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास का जो क्रम है वो गामक और भाषा के अनुसार एक निश्चित क्रम होता है। जिस प्रकार हम जो लर्निंग मैथ हम टीचिंग मैथ में पढ़ते हैं कि भाषा का विकास किस प्रकार होता है, उससे पहले जैसे LSRW, पहले बच्चा क्या है, पहले वो सुनना सीखता है, उसके बाद में वो बोलता है, उसके बाद में वो पढ़ता है और फिर वो लिखता है। इस प्रकार इसी क्रम में बालक का विकास होने से पहले गर्भावस्था, फिर शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था, इसी क्रम में चलता है। जिस क्रम में हमें भाषा का विकास होता है ना, पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग, और उसी क्रम में क्या होता है, विकास का क्रम होता है। पहले गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उसके बाद में परस्पर संबंध का सिद्धांत, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। उसके बाद में गेरिसन और अन्य के कथन, कुछ उनके विद्वान हुए थे, उन्होंने अपने अन्य कथन भी दिए थे कि विकास किस प्रकार प्रभावित होते हैं, किस प्रकार के हैं। तो शरीर से संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देती है। गेरिसन के अनुसार क्या किया कि व्यक्ति के विकास के जो विभिन्न अंग हैं विकास के, वो सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देती है। उसके बाद में निरंतर विकास का सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। निरंतर विकास का सिद्धांत में कि इसमें अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होते, ये धीरे धीरे जो विकास की जो प्रक्रिया है वो अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा लगातार चलती रहती है। ये नहीं कि इसमें अचानक से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाए। एकीकरण का सिद्धांत पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलना सिखाता है, मतलब पहले संपूर्ण अंगों का विकास होता है, फिर उस अंगों से क्या क्या कार्य होते हैं उनका दिखाते हैं। सबसे पहले कि बालक जैसे पहले अपने हाथों को और फिर अंगुलियों को, उसके बाद में हाथ और पैर पैर व अंगुलियों को दोनों को एक साथ हिलाना, मतलब पहले वो हाथ को हिलाता है, उसके बाद वो अंगुलियां, तो धीरे धीरे क्या है, अंगों का विकास होता है। पहले संपूर्ण अंग का विकास होता है, उसके बाद में उसके दूसरे भागों का विकास होता है। विकास लंबवत न होकर चक्राकार, वर्ताकार, मतलब एक सी लंबाई में नहीं चलता, ये वक्राकार होता है। विकास है वो लंबवत नहीं होता, वो इस प्रकार वर्गाकार होता है, इस प्रकार चलता रहता है वो। और वंशानुगत वातावरण की अंत क्रिया का सिद्धांत, न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण, बस दोनों की अंत क्रिया के कारण होता है। तो ये भी आपको रखें कि वंशानुगत और वातावरण दोनों का प्रभाव न तो केवल वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है और न ही वातावरण का, दोनों का प्रभाव अंत क्रिया करता है ये सिद्धांत में। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, एक ही आयु के दो बालकों के शारीरिक, मानसिक, भाषा, संवेगात्मक विकास में विभिन्नता होती है। ये हमने देखा है कि एक ही आयु वर्ग के, जैसे मतलब कोई जुड़वा भाई बहन हो तो उन सब में जो विकास क्रम है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। उसके बाद समान प्रतिमान सिद्धांत, इसमें सभी प्राणियों में शारीरिक, मानसिक, भाषा व संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है, मतलब इनमें विकास सब में समान रूप से प्राप्त होता है। उसके बाद सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, पहले सामान्य क्रिया और बाद में विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। पहले कौन सी क्रियाएं होती हैं, पहले सामान्य क्रियाएं होती हैं, उसके बाद में दूसरी विशिष्ट क्रियाएं होंगी। जैसे सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है बालक, उसके बाद में संवेगों को प्रकट करता है, फिर बालक रोने का तरीका अलग अलग तरीके, तो ये तो उसके बाद बड़ा होता है तो और अलग प्रकार से तरीका, मतलब ये धीरे धीरे हैं वो परिवर्तन होते रहते हैं। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेज होता है, शेषावस्था में वृद्धि और विकास तेज गति के साथ होता है। तो ये आपको ये भी याद रखना कि प्रारंभिक वर्षों में जो विकास होता है वो तेज होता है, और कौन सी अवस्था में, शेषावस्था में। शेषावस्था में वृद्धि और विकास की गति है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है।
उसके बाद संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो विकास संचय होता है, इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। उसके बाद विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, विकास है वो भविष्यवाणी के सिद्धांत पे, मतलब हम कह सकते हैं बालक का विकास हो जाए देखकर उसके भविष्य कहा जा सकता है कि ये बालक आगे चलकर ये करेगा, वो बनेगा, इस प्रकार के सिद्धांत हम दे सकते हैं। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। जन्म के बाद परीक्षण तथा परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण होती है। जन्म के बाद परीक्षण और परिपक्वता क्या है, दोनों ही महत्वपूर्ण होती है और उसका यूज भी किया जा सकता है, दोनों ही प्रकार की महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद में विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास है वो किसी सांस्कृतिक जो अनुरूप होते हैं उसे प्रभावित होता है, कि बालक का विकास है वो संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता रहता है। विकास की आरंभिक बुनियादी महत्वपूर्ण होते हैं। विकास की जो शुरुआती जो नींव, विकास की जो आरंभिक नींव है वो अत्यपूर्ण महत्वपूर्ण होती है, जिसमें व्यक्ति की आदत व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन का समायोजन का निर्धारण करता है। तो ये कुछ सिद्धांत है विकास और अभिवृद्धि के। अब हम देखेंगे विकास के विभिन्न आयाम और अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं। रोज के अनुसार शेषावस्था का काल उन्होंने बताया है 1 से 3 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ये किसने कहा है, ये रोज के अनुसार ये परिभाषित किया गया। उसके बाद शैले के अनुसार, शैले ने क्या अलग अलग जो विज्ञान दार्शनिक होते हैं अलग अलग उसने अवस्थाएं बताई हैं। शैले के अनुसार शेष अवस्था है वो 0 से 5 वर्ष तक है, बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष तक है और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक है। उन्होंने इन 3 भागों में बांटा है, इधर उसने 4 प्रकार में। उस प्रकार जॉनसन के अनुसार वर्गीकरण किया गया। जॉनसन ने अपना वर्गीकरण किस प्रकार किया, शेषावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ अवस्था है वो 18 वर्ष के बाद तक। इस प्रकार ये जॉनसन के। और सामान्य वर्गीकरण, अगर सामान्य वर्गीकरण देखा जाए तो सामान्य वर्गीकरण गर्भावस्था, तो गर्भावस्था धारण से लेकर जन्म तक, शेषावस्था है वो 0 से 6 वर्ष तक है, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था है वो 13 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था है वो 19 वर्ष से बाद तक। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें किसके द्वारा बताई गई है, ये सामान्य वर्गीकरण है। तो इस प्रकार अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा ये अलग अलग क्या हैं चीज़ें बताई गई हैं। तो ये थी कुछ अवस्थाएं जो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है। उसके बाद में जो हमने पढ़ा था कि रोस के अनुसार, शेले के अनुसार और ऐसे और भी वैज्ञानिक हैं जैसे A.V. हरलॉक हैं, उन्होंने भी अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, कोल के अनुसार भी अलग अलग हैं। तो ये कुछ अवस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण अवस्थाएं हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। उसके बाद सामान्य वर्गीकरण हमने देखा था कि सामान्य अवस्था वर्गीकरण गर्भावस्था वो गर्भ धारण से जन्म तक है, शेषावस्था 0 से 6 वर्ष तक है, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक है, किशोरावस्था है वो 13 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था है वो 19 वर्ष के बाद। तो ये तो थी सामान्य जानकारी विकास और अभिवृद्धि के आयाम। उसके बाद में हम एक एक करके ये भी पढ़ेंगे कि गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें किस प्रकार के कौन कौन से वैज्ञानिक ने इनके बारे में क्या क्या कहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आप अगर वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।